तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 37 को, जिसका नाम है प्रिंसेस रूबी, माइंड रीडिंग पावर एंड मीटिंग ऑफ 12 मास्टर्स। सैनिक ने जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा, राजकुमारी, आप ठीक हैं? राजकुमारी रूबी ने अपने पलकें झपकाई और एम की उंगली को अपने होठों से हटाकर ऊंची आवाज में कहा, हाँ, हम ठीक हैं। वो हम कॉकरोच को देखकर डर गए थे, सब ठीक है। ये सुनकर एम चौंक गया। वो कुछ कहता इससे पहले ही रूबी ने उसको टोकते हुए कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। एम तालाब से बाहर निकला और दीवार फांदकर दूसरी तरफ चला गया, जहां जैक्सन उन लड़कियों से घिरा हुआ था। वो सभी जैक्सन के बदन पर क्रीम जैसा कुछ मल रही होती हैं और जैक्सन उनके सामने हाथ जोड़कर कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। ये देख एम के होश उड़ जाते हैं और तभी एक लड़की पीछे से उसे तालाब में धक्का दे देती है और उसका हाल भी जैक्सन के जैसा ही हो जाता है। उन दोनों को नहला देने के बाद एक लड़की उनके लिए नए कपड़े लाती है और उन दोनों को पहना देती है। उन दोनों के मुंह लटके हुए थे। एक लड़की उन्हें अपने साथ वापस महल में लाती है और एक रूम में बैठाकर चली जाती है। उनके जाने के बाद एक दूसरी नौकरानी हाथ में एक बड़ी थाली लाती है, जिसके अंदर लाल द्रव की एक बोतल, गिलास और फल वगैरह होते हैं। एम एक फल उठाते हुए बोलता है, ये शाही घराने के लोग भी ना कितनी अय्याशी करते हैं, मेरे तो होश ही उड़ गए। जैक्सन ने कहा, वह लड़कियां मुझे किसी बच्चे की तरह नहला रही थी और मैंने देखा तुम हंस रहे थे, शर्म नहीं आती? इतना कहकर जैक्सन ने बोतल उठाई और गिलास में वो लाल द्रव डाला। जैक्सन उसे पीता इससे पहले ही एम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें पता है ये क्या चीज है? जैक्सन ने कहा, हाँ, ये अनार का जूस है या शायद लाल बेर का। एम ने कहा, ये शाही शराब है, समझा? जैक्सन ने गिलास को फेंकते हुए कहा, क्या? अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अगर पिताजी को पता लग जाता तो वह तो मुझे उल्टा लटका के पीटते। एम हंस रहा था और जैक्सन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, पर वो दोनों लाल शराब को देख रहे थे। एम ने कहा, रेड वाइन। जैक्सन और एम हंसते हंसते रुक गए, क्योंकि रेड के नाम से उनको अपना दोस्त याद आ गया। जैक्सन ने उठते हुए कहा, ये माइकल कितनी देर लगाएगा? तभी राजकुमारी रूबी वहां आ जाती है। उसे देखकर एम चौंक गया, उसके होश उड़ गए। उसे वो दृश्य याद आ गया जो अभी कुछ देर पहले उसने देखा था। मिस्टर लेजेंड को सोचते हुए देखकर राजकुमारी रूबी के गाल भी शर्म से लाल हो गए। राजकुमारी रूबी ने कहा, माइकल ने आप दोनों को बुलाया है। जैक्सन ने सांस छोड़ते हुए कहा, आखिर इसे याद तो आया कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। बताओ कहाँ जाना है हमें। जैक्सन उठकर चलने लगा, लेकिन तभी उसने राजकुमारी रूबी की आंखों में देखा। उसकी नज़रें मिस्टर लेजेंड की आंखों में खोई हुई थी और मिस्टर लेजेंड उसकी आंखों में खोया हुआ था। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे प्यासा कुएं को देखता है। उसने कुछ सोचा और उन दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। जैक्सन ने खुद से कहा, क्या यही है प्यार? एम ने धीरे से कहा, मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। रूबी ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैक्सन और एम रूबी के पीछे पीछे माइकल के कमरे में गए और वहाँ का नज़ारा देखकर बहुत शौक हो गए। माइकल के सामने एक विशाल टेलीपोर्टर खुला हुआ था और उसके सामने माइकल खड़ा कुछ मंत्र पढ़ रहा था। जैक्सन को समझ नहीं आया कि आखिर ये टेलीपोर्टर किस तरह से काम करते हैं। क्या इनको खोलने के लिए भी कोई विद्या या तकनीक चाहिए होती है? क्या ये सब के पास होती है? उसके मन में यही सवाल आ रहे थे। उसके चेहरे की परेशानी देखकर रूबी समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए जैक्सन के कान में धीरे से कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, या मैं डायरेक्ट तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब बता दूं। जैक्सन ने हैरानी से कहा, ये लड़की कौन है और इसे कैसे पता कि मैं कुछ सोच रहा हूँ? राजकुमारी रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा नाम रूबी है, हम यहाँ की राजकुमारी हैं। माइकल हमारा छोटा भाई है। ये सुनकर जैक्सन चकित रह गया। उसने हैरानी से रूबी की तरफ देखा। रूबी ने उसके चेहरे की परेशानी देखते हुए समझाया, तुम्हें तो पसीना आने लगा, ज़्यादा सोचो मत, ये हमारी शक्ति है, हम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं। तुम कुछ भी सोचोगे तो हमें वो सब पता चल जाएगा। जैक्सन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिमाग पढ़ने की शक्ति? क्या सच में? तभी माइकल ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, साथियों, काम हो गया है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। तुम तीनों तैयार हो? एम ने कंफ्यूज होकर कहा, रुको,
हम तीनों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या राजकुमारी भी हमारे साथ चलेगी? माइकल ने रूबी को गुस्से में घूरते हुए कहा। हाँ, मैंने तो इससे मना किया, पर ये मेरी सुन ही नहीं रही। और वैसे भी ये टेलीपोर्टर इसी का है। जैक्सन ने पूछा। इसी का है से तुम्हारा क्या मतलब है? माइकल ने समझाते हुए कहा। शायद तुम नहीं जानते, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। राजा इन टेलीपोर्टर का सबसे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बाद उनका बड़ा बेटा या बेटी ही इस्तेमाल कर सकती है। और बिना इजाज़त के टेलीपोर्टर खोलने वाले को पोर्टल क्रिएटर यानी 10वें मास्टर आदित्य खुद सजा देते हैं। रूबी ने पोर्टल के सामने आकर कहा। पहले तो हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बबलू की वजह से हम भी मान गए। अब सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हो गया हो तो चलते हैं। जैक्सन ने हाथ उठाते हुए कहा। मेरा एक सवाल है। हम 5वें मास्टर से मिलने जा रहे हैं, तो हमें पोर्टल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 मास्टर तो पृथ्वी पर ही रहते हैं। माइकल ने हैरानी से कहा। क्या सच में तुम्हें नहीं पता 12 मास्टर के बारे में? यकीन नहीं होता, कोई इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है? रूबी ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनो, 12 मास्टर में से अधिकतर पृथ्वी पर नहीं रहते, वे किसी दूसरे ही ग्रह पर रहते हैं। सिर्फ पहले मास्टर विक्रम ही हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। उन तक पहुंचना भी संभव नहीं। एक अज्ञात स्थान पर वे रहते हैं और वहां भी सिर्फ टेलीपोर्टर से ही पहुंचा जा सकता है। जैक्सन को यकीन नहीं हुआ कि वह किसी दूसरे ग्रह पर जा रहा है। तभी मिस्टर लेजेंड उसके कंधे पर हाथ रख के कान में फुसफुसाते हुए कहता है। जैक्सन, घबराना बंद करो और भूलो मत तुम डीमन वर्ल्ड से आ चुके हो, वो भी एक दूसरा ग्रह ही है। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा। क्या सच में? मुझे लगा कि वह पाताल लोक है। अब लगता है कि काश मुझे पढ़ाई लिखाई में थोड़ी तो दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी। माइकल ने सबसे एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा और जैसे ही रूबी ने मिस्टर लेजेंड का हाथ पकड़ा, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। ये देख जैक्सन अपना सिर खुजाने लगा और उसने अपनी नज़रें घुमा ली। माइकल सबसे आगे था। उन चारों ने एक साथ उस बड़े टेलीपोर्टर के अंदर कदम रखा और सभी हवा के झोंकों की तरह गायब हो गए। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बना आइलैंड, जहां चारों तरफ लकड़ी की अकेडमी और एक ऊंची मीनार बनी हुई थी। मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर बने कमरे के अंदर एक बड़ी काली टेबल के चारों ओर कुर्सियां लगाई गई हैं। वहां पर 14 कुर्सियां लगाई गई हैं। आइलैंड का मालिक पहला मास्टर विक्रम है। उसी ने आज यहाँ 12 मास्टर्स की मीटिंग बुलाई है। कमरे के पीछे की दीवार की तरफ से बड़े टेलीपोर्टर को लगाया गया और उसके अंदर से बारी बारी लोग आते गए। ये 12 मास्टर, कोई जवान था तो कोई बूढ़ा तो कोई बच्चा। 12 मास्टर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जो हर 10 साल में चुने जाते हैं। हर मास्टर अपना शरीर त्यागने से पहले एक वंशज को खड़ा करता है जो आगे चलकर उसकी जगह ले सके। अपनी मौत के बाद वही मास्टर अपने वंशज को अपनी सारी शक्तियां वसीयत के रूप में देता है। ये सिलसिला हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अग्र दानव को जिन 12 मास्टर ने कैद किया था, इनमें से वह कोई नहीं था। वास्तव में ये सब उनके वंशज थे, सिर्फ पहले मास्टर विक्रम को छोड़कर। सभी 12 मास्टर एक एक करके आए और कुर्सी पर बैठने लगे। वह काली टेबल लंबे आकार की थी। उसके सामने की तरफ पहला मास्टर विक्रम बैठा और विक्रम के सामने 12वां मास्टर बैठा। उन सभी का रूप रंग और शक्तियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग थी। सबसे ज़्यादा बूढ़ा उनमें से पहला मास्टर विक्रम था। उन्होंने सबका स्वागत करते हुए कहा। मुझे खेद है, मैंने आप सभी को यूं अचानक अपना काम छोड़कर यहाँ बुलाया, परंतु हालात ऐसे ही हो गए हैं। हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। सभी मास्टर ने विक्रम की बात पर अपना सिर झुकाकर उसे सहमति दी। ये एक तरीका था। अगर कोई मास्टर किसी दूसरे मास्टर से सहमत नहीं होता तो अपना सर नहीं झुकाता है। दूसरे मास्टर विवेक राव ने कहा। कहिए विक्रम, क्या कोई अनहोनी हुई है? विक्रम ने कहा। हाँ, एक साथ 4 अनहोनी हुई है। ये सुनकर सभी मास्टर सोच में पड़ गए। सभी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है ये जो उन सभी के एक साथ जमा होने की नौबत आ गई, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता था जब तक कि कोई ज़रूरी समस्या ना हो। और विक्रम की बात सुनकर सभी मास्टर हैरान हो गए, क्योंकि इस बार उनके सामने 4 बड़ी समस्या हैं। पहले मास्टर विक्रम ने समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा। पहली अनहोनी ये है कि कुछ वक्त पहले ही अग्र आइलैंड का दूसरा भाग समुद्र से बाहर आ गया है। दूसरा,
आयरन साम्राज्य ने एक जहाज को इस आइलैंड पर भेजा और उसी पल हमने 5 तत्वों का सैलाब देखा था। आसमान से बिजली का कड़कना, सुनामी, भवंडर और समुद्र की गहराई में भूकंप का आना और ज्वालामुखी विस्फोट, ये अग्रदानव के आजाद होने वाली भविष्यवाणी की निशानियों में से एक है। तीसरी, कुछ वक्त पहले ही उत्तर साम्राज्य के अंदर भूरे टेलीपोर्टर को सक्रिय किया गया और आप सभी जानते हैं कि वह टेलीपोर्टर डीमन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ है कोई बिना आज्ञा डीमन वर्ल्ड में गया है। चौथा, उत्तर साम्राज्य के मुख्य महल के ऊपर रक्त चक्र ऊर्जा अस्त्र का हमला। ये सुनकर बाकी सब मास्टर के होश उड़ गए। एक साथ 4 अनहोनियों का होना अपने आप में एक अनहोनी थी। खासकर वो अग्रदानव की भविष्यवाणी की निशानी को जानकर शॉक्ड थे। क्या होगा आगे? क्या एक्शन लेंगे 12 मास्टर्स? क्या 5वां मास्टर रेनमॉस मिस्टर लेजेंड की मदद करेगा? कौन था अग्रदानव? कहाँ है वो? क्या इतिहास है उसका? क्यों डरते हैं सब उससे? जानने के लिए सुनते रहें माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर।